Hello everyone, good evening and welcome to Legal Narrative. Today is our last class. Today is our last class due to the disinterest of the crowd of GKGS batch group, WhatsApp group. Okay? और हमको ये निर्णय लेना पड़ा कि जिन सीरियस बच्चों को पढ़ना है उनके लिए स्पेशल ग्रुप बना दिया जाए, राइट? ये सही आइडिया है कि नहीं है? पहले ये बताओ आप लोग। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भीड़ के चक्कर में हमारे जो सीरियस भाई बहन है उनका नुकसान हो जाए, राइट? आप लोग सीरियसली इतने लोग इतने प्यार से पढ़ते हो, इतने अच्छे अच्छे से पढ़ते हो, और उसमें बहुत भीड़ जुटी हुई है। 244 या 245 लोग हैं। आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया हुआ है? और ये भीड़ किसी काम की नहीं। इनको पता नहीं भाई, तुम्हें कुछ करना नहीं था, पढ़ना नहीं था, लिखना नहीं था, कुछ करना नहीं था, क्यों पता नहीं क्यों ज्वाइन कर लिए हो? मीटिंग ही नहीं ज्वाइन करना, सॉरी ग्रुप ही नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। लेकिन अब लीगल नैरेटिव की पॉलिसी है कि उसके ग्रुप में कोई अगर ज्वाइन हो जाता है तो उसको कभी निष्कासित नहीं करता है। लीगल नैरेटिव फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरी तरह से मेंटेन करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पूरी तरह से मेंटेन करता है। किसी को भी कभी रोका नहीं हमने कि ये बात मत बोलो। सिर्फ ये कह देते हैं कि अगर ये जस्टिफाइड है तो। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी नहीं रोके, किसी को नहीं रोके। कई बार लोगों ने ये हमको बताया भी कि सर ओनली एडमिन कर दीजिए कि सिर्फ आपका मैसेज आए। भाई सिर्फ अगर हमारा मैसेज आएगा तो फिर तो वो बड़ी बड़ी कोचिंगें जैसे रेस्ट्रिक्शन लगा देती है और रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाने वाले कभी भी, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं। अभी मैं अपना ये जो लीगल नैरेटिव चला रहा हूँ, ये कोई मेरी बीवी नहीं बैठी हुई है, कोई मेरे बच्चे नहीं रो रहे हैं जिनके खाने अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरी बीवी कहेगी कि भैया खाना कैसे बनेगा रात में। समझ रहे हो? तो इसलिए और अभी अभी इसका मतलब हमारे पास क्या है, मौका है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को और सारी चीजों को क्या कर सके, बल दे सके। जब हम भी बंद जाएंगे तब बंद जाएंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि हमको कभी भी रेडिकल एक्शन नहीं लेना चाहिए कि ओनली एडमिन कर दो या किसी का रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि कोई ग्रुप में ऐड ना हो सके या ऐसा कर दो। तो ये हम कतई नहीं करने वाले, पहली चीज। दूसरी चीज कि जितने भी सीरियस लोग हो वो उसमें दो एडमिन है ग्रुप में। आज अभी क्लास खत्म होने के बाद में मैं दूसरा वाला नंबर दे दूंगा। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करोगे सभी लोग, और उस नंबर पे बताओगे कि मैं अटेंड करता हूँ क्लास या करती हूँ क्लास। अगर आप ये बताओगे, मतलब चाहे आप उस पे करते हो, यूट्यूब पे करते हो, चाहे इस पे करते हो, मतलब कहीं पर भी करते हो, और आप सीरियस हो पढ़ने को लेकर के, तो आप उस नंबर पर बेटा जब बताओगे कि हम सीरियस हैं तो क्या किया जाएगा, आपको उस वाले ग्रुप में, एक्सक्लूसिव ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप लोगों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका भी एक्सेस खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, शायद आप लोग भी एग्री करोगे इस चीज से, कि उन लोगों का एक्सेस खत्म करना जरूरी है जो कि पढ़ते नहीं है लेकिन ग्रुप में है। कल को बदनाम बदनाम वही करेंगे, गाली वही देंगे। कल को गाली वही देंगे। आप लोग गाली नहीं दोगे, जो लोग पढ़ते हो वो गाली नहीं देते। जो लोग सिर्फ जुड़े होते हैं, जो भीड़ होते हैं, भीड़ गाली देती है। और हम गाली देने के लिए काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं कि अगर हमसे आपका कुछ फायदा हो सकता है तो फायदा ले लो ना भैया। और अगर नहीं लेना चाहते हो तो क्या हम जबरदस्ती थोड़ी ना देंगे? भाई आजाद देश है, इसमें हम आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर आप हमारी बातों को नहीं सुनना चाहते हो, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि 60% का सिलेबस पढ़ करके आप 100% वाले सिलेबस में से सॉल्व कर दोगे तो इट्स योर चॉइस। आप फ्री हो एकदम, चाहो क्लास को अटेंड करो, चाहो तो जो आज हम अभी क्लास खत्म होने के बाद में जो नंबर भेजेंगे उसमें मैसेज करो, और चाहे ना करो, इट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस। लेकिन जो लोग क्लास करते हैं, जो लोग क्लास करते हैं उनको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। उनका
उनको कतई घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए रेगुलर क्लासेस चलेंगी, उनको एकदम से भी बेफिक्र रखने की जरूरत है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम सब करने वाली बात क्लियर हो? आप लोग मत हड़बड़ा जाना कि मतलब ये क्या हो रहा है सर, मैसेज कर दिए इसका मतलब अब सबका बंद हो जाए। नहीं भाई, नहीं बंद होगा, नहीं बंद होगा। अगर आप सीरियस हो, अगर आप कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार हो, तो हम चलेंगे ना यार आपके साथ। लेकिन अगर आप तैयार ही नहीं हो, तो मुझे लगता है कि हम आपको खींच नहीं सकते। खींचना क्योंकि बेटा, अगर आप हमसे पढ़ोगे नहीं, हमसे इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो आप हमारी रेस्पेक्ट नहीं करोगे और गाली दोगे बाद में कि लीगल एडिटी के दो लौंडे थे, दो ऐसे कहोगे, मतलब बाद में जाकर के बाहर ऐसे कहोगे कि लीगल एडिटी के दो लौंडे लीगल एडिटी का यूट्यूब चैनल चला रहे थे, और वो अपना भौकाल बनाने के लिए या अपना कुछ ऐसा प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए ये सब कर रहे थे। इज इट क्लियर? एक बार क्या हुआ, एक कोई जुडिशरी इवनिंग बैच करके एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हमने क्या किया था, कुछ ऐसे भेज दिया था इसे जीके जीएस से रिलेटेड। तो उसमें कोई एक लड़का है, वो बहुत ऑफेंड हो गया, वो बहुत ऑफेंड हो गया कि मतलब ये इसमें प्रमोशन कर रहे हो। तो उसमें उसको मैंने बताया था, अगर याद होगा किसी को, उस ग्रुप में कोई है, जुडिशरी इवनिंग बैच करके कोई ग्रुप है व्हाट्सएप यस का। सर। उस ग्रुप में मैंने जाकर के एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बताया था कि बेटा, ये आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप ये मेरा वाला पढ़ लो कि जो मैं दे रहा हूँ, तो उससे आप मुझे करोड़पति बना दोगे। भैया, करोड़पति बनना तो मेरी डेस्टिनी में है, वो तो मैं बन के रहूंगा, वो तो मैं बन के रहूंगा करोड़पति, आपके बनाने नहीं बनूंगा, भगवान बना देगा। इज इट क्लियर? लेकिन लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप करोड़पति खुद मतलब मुझे नहीं बनाना चाहते हो, तो खुद तो बन जाओ, खुद बन सकते हो। अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प ले करके अगर आप करोड़पति बन सकते हो, तो बन जाओ भैया। करोड़पति बनने का मतलब सिर्फ करोड़ों में पैसे होना नहीं है। करोड़पति बनने का मतलब है कि जो चीज आप डिजायर करते हो, वो चीज आपको मिल जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम शुरू करते हैं। कल हम कहां पर पहुंच गए थे? कल हम कहां पर पहुंच गए थे, कोई बताएगा? सर इंडियन काउंसिल एक्ट आ रहे थे, आने वाले थे। इंडियन काउंसिल एक्ट? कौन सा इंडियन काउंसिल एक्ट जी? आकृति जी बताइए, कहां पर पहुंच गए? हाँ, ओके ओके ओके। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में हम पढ़ने वाले थे, और शुरू कर दिए थे कि मतलब अभी बताए थे कि शुरू करेंगे? सर स्टार्ट करने वाले थे, ब्रीफली से बताए थे। ओके 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 ओके। देखो ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले आकृति, आपका आप लोगों वो ज्वाइन नहीं होता है उस पे क्या? हाँ हाँ बेटा, आसानी से तो ज्वाइन हो जाता है, लेकिन इस पे ज्यादा सुविधा होती है हमको भी और आपको भी होगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा विजुअल नहीं होता है इस पे, हमको बार बार इसे इधर उधर खिसकाना पड़ता है। अगर उस पे देखोगे क्या, चल कोई बात नहीं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या बेटा? इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को बेटा मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया। मार्ले कौन था? लॉर्ड मार्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एट दैट टाइम। 1909 के टाइम पे मार्ले जो था, वो क्या था बेटा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। जो लॉर्ड मिंटो था, वो क्या था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इस समय वो वाइसरॉय बेटा कौन था? लॉर्ड मिंटो था। और इसको मॉर्ले मिंटो कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो। क्यों मॉर्ले? देखो ध्यान से सुनो, मॉर्ले मिंटो बेटा पूछा कर सकता, मॉर्ले मिंटो बेटा तो याद रखो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और ये क्या थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। वी आई वाइसरॉय ऑफ इंडिया।
ऐसे याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इन द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हु वाज मॉर्ले, तो मॉर्ले क्या थे बेटा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और मिंटो क्या थे, वाइसरॉय थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। अच्छा, इंडियन काउंसिल एक्ट बेटा इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनका उनको बताने के लिए कि इंडियन डायस्पोरा नहीं, इंडियन जो पीपल है उनको कैसे इफेक्टिवली गवर्न किया जाएगा, उसके लिए कितने मेंबर की बॉडी थी बेटा, 15 मेंबर की बॉडी थी, जिसको क्या कहा जाता था, काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था। सब कुछ जो कुछ भी इसके बाद में एक्ट बनता था वो इसको गवर्न करने के लिए बनता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट, समझ रहे हो, इसलिए क्या कहा जाता था, इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता था। ये ध्यान रखना सब लोग। अब इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता था, अब इसको रिफॉर्म क्यों कहा गया, मॉरले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहा गया, क्योंकि बेटा इसमें कुछ चीजें सुधार की गई थी। सबसे पहले इसमें सुधार किया गया था कि इसने साइज बढ़ा दिया था, किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ा दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का इसने नंबर फर्स्ट क्या किया, उसने इंडियन काउंसिल एक्ट ने क्या किया, नंबर फर्स्ट पे बेटा इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ा दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज कर दिया। अभी कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, दोनों, सेंट्रल का भी और प्रोविंशियल का भी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कोई अभी कहा था कि उसको स्क्रीन विजुअल नहीं है अच्छे से, विजुअल है बेटा सौरभ, यस सर। स्क्रीन खूब क्लियर विजुअल है। यस सर, कंप्लीट। पूजा कश्यप आप ये बताइए कि आपको वो पहले अच्छा दिख रहा था कि अभी अच्छा दिख रहा है, पूजा कश्यप, हाँ अनु आपने हैंड रेज किया हुआ, बताइए, माइक ऑन करके बोल दिया करो पूजा कश्यप कभी कभी। हाँ अनु जी आपने अभी हैंड रेज किया था, बताइए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, बेटा स्क्रीन इसलिए नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, हाउ इट इज पॉसिबल, मेन रिकॉर्डिंग रूम में बोल सकते, सर मैं भी लेआउट पे क्लिक नहीं किया हूँ। क्या कह रही हो मोक्षदा, सर स्क्रीन विजिबल है, विजुअल है, तो ये अनु क्यों कह रही है कि इसको नहीं दिख रहा है, साइड कट रही है, स्क्रीन लगाऊंगा। अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि गूगल मीट पे बेटा दिक्कत ये है कि हम फोन पे चला रहे हैं गूगल मीट, और फोन पे चलाने में फोन का वो बहुत बहुत सकड़ा दिखता है, नैरो लेन में दिख रहा है सर, नॉट विजुअल। अभी भी अनु को, बेटा अनु आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो, दिख जाएगा। और इसमें पूजा कश्यप आप उसको वो कर लो, लेआउट में जाकर के फोकस पे क्लिक कर लो, सब लोग लेआउट में जाकर के फोकस पर क्लिक कर लो, जितने भी लोग इस पे हो गूगल वेबएक्स पे, जब फोकस पे क्लिक करोगे तो आपको बड़ी स्क्रीन पे मैं दिखने लगूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया ना कैसे यूज करना इसको, जो ना कर पा रहे हो क्या करें, उस पर क्लिक कर ले, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, अब क्या ज्वाइन हो गया नहीं हो गया, फुल स्क्रीन कर लो, हाँ बिल्कुल फुल स्क्रीन कर लो सभी लोग, कृति मिश्रा जी बता रही है, बहुत बढ़िया बेटा। तो क्या हुआ, इसने बेटा इंक्रीज कर दिया, उसका साइज इंक्रीज कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, दो तरीके आकृति, हाँ अब बेटा इसमें क्या हुआ, इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों का साइज क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इसमें भी ये लोग बार बार टूट जा रहा है क्या, आप लोगों का बार बार एक ग्रुप मीटिंग लीव हो जा रहा है क्या आदित्य, आदित्य
सर लीव नहीं हो रहा है, हमने लीव किया था सर, स्क्रीन नहीं विजिबल था इसीलिए। अभी है विजिबल? यस सर, अभी अभी विजिबल क्लियर है है। आदित्य? बहुत यस सर। वही वही मुझे लगा कि बार बार लीव हो जा रहा है, कोई इश्यू हो रहा है हमारी तरफ से। हम सॉरी अगर किसी को इश्यू हमारी तरफ से हो रहा हो। ओके, अब इसमें पहले बेटा कितने मेंबर हुआ करते थे? पहले जितने भी मेंबर रहा करते थे उससे इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया सबको। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या कर दी गई, साइज बढ़ा दी गई। और क्या हुआ, दोनों तरह की लेजिस्लेटिव काउंसिल, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी चाहे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन बेटा इस लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे वो सेंट्रल रही हो चाहे प्रोविंशियल है, उससे दो तरह के लोग हुआ करते थे। कौन कौन से? एक तो ऑफिशियल हुआ करते थे और दूसरा इलेक्टेड हुआ करते थे। एक ऑफिशियल हुआ करते थे बेटा, और दूसरा क्या कौन हुआ करते थे? ऑफिशियल और इलेक्टेड, दो तरह के लोग हुआ करते थे। ऑफिशियल कौन होते थे? ऑफिशियल बेटा कौन हुआ करते थे? ऑफिशियल वो लोग हुआ करते थे जिनको गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट अपॉइंट कर देती थी। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से हुआ करते थे, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। और इलेक्टेड कौन हुआ करते थे? जो कि लोकल पॉपुलेशन में से जिन्हें नॉन ऑफिशियल मेंबर कहा जाता था, वो क्या होते थे? इलेक्टेड होते थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ रहे हो ना सब लोग? नॉन ऑफिशियल मेंबर को भी क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। ये इलेक्टेड होकर के कौन आने लगे? ये तो ऑफिशियल हो गए, ये नॉन ऑफिशियल लोग क्या होने लगे बेटा? नॉन ऑफिशियल लोग इलेक्ट होकर के आते। ऑफिशियल लोगों को डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता था और नॉन ऑफिशियल लोगों को क्या किया जाता था बेटा? क्या किया जाता था? उनका इलेक्शन होता था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब कौन आ गए? ये आ गए। लेकिन मेजोरिटी अभी भी किसकी है? ऑफिशियल की। मेजोरिटी इसलिए रखी गई कि ये जाकर आकर के टांग ना अड़ाने लगे, टांग अड़ाने क्योंकि विदेशी शासक थे ना। विदेशी शासक, अगर आप किसी देश की जनता पर राज करना चाहते हो बेटा, तो क्या करोगे? वहां के लोगों को अंडर कंट्रोल रखना होगा ना। अंडर कंट्रोल रखने के लिए अपनी मेजोरिटी रखनी होगी ना। तो इसलिए वहां की लॉ मेकिंग बॉडी जो थी, उसमें क्या किया गया? उसमें क्या किया गया बेटा? ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी रखी गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको पार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब जब इलेक्टेड मेंबर आ गए और इलेक्टेड मेंबर यानी नॉन ऑफिशियल यानी इंडियन मेंबर आए, तो बेटा इंडियन इश्यू को डिस्कस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? आकृति बताओ बेटा, करेंगे ना आकृति? यस सर करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। जब इसका मतलब इसमें डेलिबरेटिव प्रोसेस यानी जो बातचीत करने का, जैसे अभी पार्लियामेंट में बातचीत होती है ना, मतलब वो अपना भाषण देगा, वैसे क्या हो गया? भाषणबाजी का स्कोप बढ़ा दिया गया है। किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल ऑफ 1909 के। समझ रहे हो? इसको क्या कहा गया कि डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल किसको दे दिया गया? दोनों लोगों को दे दिया। मतलब आप दोनों लोग खूब डिस्कस करें, खूब बतियाए होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ रहे हो ना सब लोग? थम्स अप करो अगर सब लोग समझ रहे हो। अंकिता, सुग्रीव, मेघा, शिवम। अब क्या हुआ? ये तो सब बेटा ठीक था कि काउंसिल में तो लोग आ गए, लेकिन जो वायसराय था उसकी एक अलग एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। वायसराय की बेटा अलग एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। और इस एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी उसमें कोई एक इंडियन को अपॉइंट किया जाएगा। उसमें कोई एक इंडियन को अपॉइंट किया जाएगा। मतलब इंडियन का एसोसिएशन होने लगा। किसमें? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस एसोसिएशन। और इस तरह से पहले नंबर पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको एसपी सिन्हा के नाम से याद रखा जाता है, उनको क्या बनाया गया? पहला
वो बनाया गया, पहला इंडियन सिस्टम, पहला इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो पहला व्यक्ति, पहला इंडियन व्यक्ति जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट हुआ, जो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया, पहला व्यक्ति वायसराय की, वो कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, एसपी सिन्हा थे। नोट डाउन कर लो कौन थे। इंडियन एसोसिएशन किसका हुआ? एसपी सिन्हा का, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ पा रहे हैं सब लोग? किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दो अभी, मैं समझ में आ रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उबैद सुन रहे बेटा? बहुत बढ़िया। आसिफ रजा, आसिफ रजा लिखे आए हुए हैं। सुग्रीव यादव आप समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। दूसरा चीज क्या हुआ जिसके लिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और इसको क्या कहा जाता है? इंडिया में हिंदू और मुस्लिम का लड़ाई करवाने का, लड़ाई शुरू करने का, जो आजकल ये पॉलिटिक्स होती है ना रिलीजन वाली, वो कहां से बेटा शुरू हुई? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से शुरू हुई। और इसने सबसे पहले नंबर थर्ड क्या किया इसने? कम्युनल इलेक्टोरेट की व्यवस्था की फॉर द फर्स्ट टाइम। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट। आजकल आप लोग सुनते होंगे कई बार, अभी लोकसभा का चुनाव कुछ ही दिन पहले हुआ है, उसमें बहुत लोग भाषण देते हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है, वो कुछ दिन में बहुत 100% हो जाएंगे, हिंदू खतरे में है। तो उधर से वो कहेंगे कि मुस्लिम खतरे में है, ये करो वो करो। सुने हो ना? ये पहले नहीं था इंडिया में। इसका उत्पत्ति कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट किसको दिया गया बेटा? किसको दिया गया? आकृति बताओ, आकृति बेटा। मुस्लिमों को सर दिया गया। मुस्लिम को मिला था, मुस्लिम को मिला था। बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिमों को मिला। अभी तक हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर नहीं था, लेकिन इसने क्या किया? मुस्लिमों को कह दिया बेटा तुम अलग हो। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है बेटा? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सुचेता बताओ, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? हाँ श्यामलाल, तुम रुके रहो, तुम तो किताबों लिए बैठे हो, तुमसे नहीं पूछेंगे। बताओ बेटा सुचेता। बताओ सर, बताओ। सर मुस्लिम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं होता बेटा, हमें सर जो भी निर्वाचन के लिए क्या बेटा सौरभ? सर जो मुस्लिम होंगे उनकी बात रखने के लिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। ओके बेटा, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि मुस्लिम मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम्स ओनली। मुस्लिम मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम्स ओनली। मतलब अगर मुस्लिम खड़ा होगा तो उसमें वोट कौन देगा? सिर्फ मुस्लिम देंगे। समझ रहे हो? मिनॉरिटी कम्युनिटी सेपरेट अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते। बिल्कुल मोक्षदा ने बिल्कुल सही लिखा। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि जब मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको वोट कौन देगा? सिर्फ मुस्लिम देंगे। समझ रहे हो? मुस्लिम मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय ओनली मुस्लिम वोटर्स। इसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहा। अभी तक कोई भी खड़ा होता था तो हिंदू मुस्लिम सब वोट देते थे, जैसे आज होता है। आज सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। अगर असदुद्दीन ओवैसी खड़ा होता है तो उसको हिंदू भी वोट देता है, मुस्लिम भी वोट देता है। अगर नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं तो उनको हिंदू भी वोट देता है, मुस्लिम भी वोट देता है। समझ रहे हो सब लोग? इसमें ऐसा नहीं है कि जब नरेंद्र मोदी खड़ा होंगे तो सिर्फ हिंदू वोट देंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी खड़े होंगे तो सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे। समझ रहे हो सब लोग?
लेकिन इसमें क्या किया गया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हो रहा है तो सिर्फ उसको मुस्लिम वोट देंगे, अगर नरेंद्र मोदी खड़ा हो रहा है तो उनको कौन वोट देगा? सिर्फ सौरभ, सिर्फ हिंदू वोट देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब नहीं बोलोगे ना? अब यहीं से बेटा, यहीं से किस चीज का जन्म हुआ? कम्युनलिज्म का जन्म हुआ। मुस्लिम समझने लगे कि हम अलग हैं, हिंदू समझने लगे कि मुस्लिम हमसे अलग है। मतलब मुस्लिम अपने आप को अलग समझने लगे, हिंदू अपने आप को अलग। यानी जो आज तक भाई भाई थे, भाई भाई में बंटवारा हो गया। वो उनका, उनको उनके खून के प्यासे हो गए, वो उनके खून के प्यासे हो गए। इज इट क्लियर? तो कहा गया यहाँ पे किस चीज का जन्म होता है? किस चीज का जन्म होता है? अंकिता बेटा बताओ, किस चीज का जन्म होगा अब? अंकिता, अंकिता, हाँ अंकिता पांडे, बता बेटा किस चीज का जन्म होगा? इंडियन कम्युनलिज्म का जन्म होगा। और इंडियन कम्युनलिज्म को जन्म देने वाला कौन? इंडियन कम्युनलिज्म का जन्म देने वाला कौन? किसको फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म कहोगे? तो इंडियन कम्युनलिज्म या इंडियन कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर कौन? लॉर्ड मिंटो को कहोगे। बिल्कुल, बहुत सही मोक्षदा, बहुत सही, लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ, ऐसे लिख दो, फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म कौन? लॉर्ड मिंटो। या पूछेगा आपसे फादर ऑफ इंडियन कम्युनल इलेक्टोरेट, तो वो कौन? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को क्यों ऐसा फादर ऑर्डर बोला गया बेटा? इसलिए बोला गया क्योंकि एक समय क्या था, मोक्षदा माइक ऑन करके बता बेटा, वो क्या था उस समय? मोक्षदा बेटा, मोक्षदा बताओ। मोक्षदा गुस्सा हो गई है, मोक्षदा नहीं बताएंगी। तो कौन बताएगा? नेहा गुप्ता जी आप बताइए, उस समय लॉर्ड मिंटो कौन था? नेहा गुप्ता जी। वायसराय ऑफ इंडिया। जी सर, वाइसरॉय था, एग्जैक्टली वाइसरॉय था, बहुत बढ़िया। इसलिए इसको क्या कहा गया? फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म या इंडियन सॉरी कम्युनल इलेक्टोरेट। बहुत बढ़िया, ये नोट डाउन कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट किस काउंसिल एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। बेटा श्रद्धा शर्मा समझ रही हो? आप बोली तो, लेकिन आपकी आवाज नहीं आई। कोई बात नहीं, अच्छा है। अब क्या हुआ? पहुंचते हैं हम। ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब इसकी कुछ कमियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया। एक सेकेंड, श्रद्धा कुछ कह रही है। आ रहा समझ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब श्रद्धा को समझ आ गया तब तो फिर बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इसको भी एक नाम दिया गया, इसको भी नाम दिया गया। कोई नाम बताए इसका? नाम बताओ। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। बहुत बढ़िया मोक्षदा, नेहा गुप्ता जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग तो एकदम बहुत होशियार बच्चे मिले हो, और ऐसे बच्चे मिले तब तो अभी आग लगा दें हम लोग। अब इसमें कौन होगा वाइसरॉय और कौन होगा? बताओ बताओ बताओ, कौन वाइसरॉय होगा, कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होगा? बताओ।
सर शाश्वत जेम्स त्रिपाठी आप बताओ। सर E.S. मोंटेग्यू होंगे सेक्रेटरी और कैम्सफोर्ड होंगे वाइसरॉय। बहुत बढ़िया। हाँ सुचिता, आप बेटा बता रही थी, कुछ बताओ। सर यही बता रही सुचिता नहीं बता रही थी, यही मतलब क्या? सर जो जेम्स फोर्ड है वो भारत के वायसराय होंगे और मॉन्टेस्क्यू भारत के राज्य सचिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुचिता। सुचिता के ऊपर मुझे बहुत गर्व है। समझ रहे हो सब लोग? अब इसको भी क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बेटा इसमें सबसे बड़ी चीज हुई, इसने डायरकी क्या इस्टेब्लिश की, डायरकी इस्टेब्लिश की। क्या इस्टेब्लिश? नंबर फर्स्ट, डायरकी इस्टेब्लिश की। डायरकी मतलब क्या होता है? डायरकी मतलब होता है डुअल डुअल शासन, डुअल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट नहीं, डुअल गवर्नमेंट। डायरकी इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा डायरकी इस्टेब्लिश की। डायरकी मतलब डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट। डायरकी, डायरकी का मतलब कौन बताएगा मुझे? डुअल गवर्नमेंट का मतलब कोई है, कोई बताएगा? सर सेंट्रल और स्टेट में गवर्नमेंट। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, वो तो फेडरल स्टेट हो, फेडरल हो जाएगा, वो फेडरल हो जाता है बेटा। आकृति आप बताओ। कोई नीति का निगम बताओ। निगम सर जब सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं स्टेट के बीच में, मतलब सर कुछ मैटर्स सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास रहेंगे और बाकी मैटर्स रिजर्व्ड रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निगम। अब कश्यप बताएगी, पूजा कश्यप। कश्यपों में कश्यप, पूजा कश्यप, बताओ बेटा, आप ही बता दो एक बार। निहारिका निगम बेटा, जैसे निहारिका निगम ने बताया, डायरेक्टली मतलब होता है दो तरह के, जैसे जो सब्जेक्ट मैटर होता है, लॉ बनाने का सब्जेक्ट मैटर होता है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेकिंग। जैसे आजकल आप लोग पढ़ते हो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कितने लोग ये बात सुने हैं? आर्टिकल 246 of the Constitution of India as well as 7th schedule of the Constitution of, कितने लोग सुने हैं वाली बात? 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 सुने हो सब लोग? बहुत बढ़िया बेटा। उसमें होता क्या है? उसमें आजकल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताया है, वैसे इसने दो लिस्ट के बारे में बताया। और दो लिस्ट कौन कौन सी थी? उस लिस्ट में जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट ये सब होती है निहारिका बेटा, उसमें किस चीज को प्रोवाइड किया गया है? जो आजकल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होती है, उसको क्या किस मतलब क्या प्रोवाइड किया गया है? बताओ बेटा। नहीं समझी। बेटा बेटा मैं कह रहा हूँ जो 7th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में जो ये लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, दिया हुआ नहीं दिया हुआ है? हाँ यस सर। सर इसमें ये होता है कि कुछ सब्जेक्ट मैटर्स है जिन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, और कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो यूनियन लिस्ट में होते हैं, उसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट अपने रूल्स बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों का इक्वल पावर होता है, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट रूल बना सकती है। बिल्कुल। और अगर मान लो दोनों की लॉ मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो सर सेंटर का parliament प्रिवेल जो करेगा। होता है वो प्रिवेल करता है। बिल्कुल, बहुत सही। उसी तरह से इसमें क्या हुआ, दो तरह के सब्जेक्ट बने, उसमें जैसे सेंटर और स्टेट वाला सब्जेक्ट है, इसमें दो तरह के सब्जेक्ट बनाए गए। एक तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट? दूसरा कौन सा सब्जेक्ट? रिजर्व सब्जेक्ट।
ट्रांसफर्ड रिजर्व, दो तरह की कैटेगरी बनाई गई, इसीलिए इसको डायरकी कहते हैं। डायरकी मतलब दो, डुअल गवर्नमेंट, समझ रहे हो। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट में कौन थे बेटा, वो चीजें थी ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो कि गवर्नर के द्वारा तो एडमिनिस्टर की जाएंगी, लेकिन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ पा रहे हो तुम लोग। ये समझ रहे हो ना, कितने लोग समझ रहे हो वाली बात कि गवर्नर थी सब कुछ करेगा, लेकिन उसमें लॉ बनाने का, उसमें सजेस्ट करने का अधिकार किसके पास होगा, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई है। इसमें क्या होगा, जो रिजर्व कैटेगरी का है सब्जेक्ट, उसमें बेटा उबैद अपने वो बंद कर ले बेटा, दिख रहे हो तुम, तुम्हारा वो ऑन है, हाँ बहुत बढ़िया। क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, गवर्नर जो होगा, जो गवर्नर होगा वो डायरेक्ट रूल करेगा, गवर्नर डायरेक्ट रूल करेगा बेटा, गवर्नर डायरेक्ट गवर्न करेगा, उस चीज को करेगा with the help of एग्जीक्यूटिव काउंसिल। समझ रहे हो सब लोग। अब इसको रिजर्व इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो इलेक्टेड मेंबर थे उनका कोई रोल नहीं था, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो थी, वही सब कुछ कर दे रही थी, समझ रहे हो। लेजिस्लेटिव के मेंबर तो इलेक्टेड होते हैं ना, इसमें गवर्नर की सोल पावर थी, वो जो चाहता वो कर लेता, किसकी मदद से, with the help of executive council without being responsible to the legislative council। इसमें कोई भी काम अगर करेगा तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को उत्तरदायी नहीं होगा। दिख रहा है ना सबको, गूगल मीट वालों को, रुक जाओ बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ, देखता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। श्रद्धा शर्मा कह रही है दिख रहा है, इसका मतलब सबको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। बेटा रिजर्व सब्जेक्ट में, और रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उनको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया, उनको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया। और जो इंपॉर्टेंट जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सारे सब्जेक्ट किसमें रखे गए, रिजर्व कैटेगरी में रखे गए। और जो आलतू फालतू की चीजें थी उनको किसमें रखा गया, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में रख दिया गया। समझ रहे हो सब लोग, ये बात समझ रहे हो, क्लियर हो रही है सबको। Is it clear to everyone? बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, डायरकी का मतलब सब लोगों को समझ में आ गया है, किसी को ऐसा तो नहीं है जो डायरकी का मतलब ना समझ पाया हो, क्योंकि डायरकी बहुत बार पूछा जाता है कि डायरकी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी। तो डायरकी, और ये डायरकी कहां पे, किस लेवल पर इंट्रोड्यूस हुई थी, प्रोविंशियल लेवल पर इंट्रोड्यूस हुई थी कि सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस हुई थी, बताओ बताओ बताओ, कोई बताओ। सेंट्रल लेवल, प्रोविंशियल लेवल पर हुई थी, बहुत सही, प्रोविंशियल लेवल पर हुई थी बेटा। और सारा बेटा आप अपना हैंड डाउन कर लो, हैंड रेज किए हुए हो तुम बहुत देर से। ज्योति बेटा आप बहुत देर को आ रही हो, क्या बात है ज्योति। ज्योति बेटा तबीयत ठीक है, आप बहुत देर को आई हो। सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसने फॉर द फर्स्ट टाइम बेटा इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, बाइकैमरलिज्म।
फॉर द फर्स्ट टाइम बेटा फॉर द फर्स्ट टाइम इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन दी कंट्री। कोई पूछे अगर कि कब इस्टेब्लिश किया गया बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन दी कंट्री, तो क्या आंसर करोगे अगर पूछा जाए कि फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री कब इंट्रोड्यूस किया गया? क्या आंसर करोगी बेटा? कृति मिश्रा, कृति मिश्रा आप हो? हाँ हो, आप बताओ क्या आंसर करोगी? बेटा आंसर करोगी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। समझ रहे सब लोग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या हुआ? और इसमें जो ये डायरेक्ट इलेक्शन था इसमें क्या हुआ? जो मेजॉरिटी मेंबर होंगे, जो मेजॉरिटी मेंबर होंगे टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली, मेजॉरिटी मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में बेटा दोनों चैम्बर में, दोनों हाउसेस में क्या होंगे? डायरेक्ट इलेक्शन से होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। बाइकैमरलिज्म का मतलब कौन बताएगा? 10 और माइक ऑन करके बताओ बेटा। बाइकैमरलिज्म या क्या कहते हैं, द्वि हाउसीय या पता नहीं क्या जो भी कहते होंगे, उसका मतलब क्या होता है? एडवोकेट श्यामलाल पटेल बताओ बेटा। एडवोकेट श्यामलाल पटेल, बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? नो आइडिया सर। इधर कौन बताएगा? सुचेता बताओ। अनु बता रही है, अनु बता रही है। एक सेकंड अनु बताइए कुछ, मैं पढ़ लेता हूँ। लेजिस्लेचर इन व्हिच देयर आर टू हाउसेस, एक लोकसभा एक राज्यसभा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बाइकैमरलिज्म मतलब होता है दो हाउस। यस सर, द्विसदनीय व्यवस्था। क्या? द्विसदनीय व्यवस्था, बिल्कुल बिल्कुल द्विसदनीय, हिंदी में द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। डायरकी में डिफरेंस क्या है? एक सेकंड। हाँ बिल्कुल, बाइकैमरलिज्म बेटा, बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है मोक्षदा बेटा, मोक्षदा अग्रवाल पूछ रही है कि डायरकी में और बाइकैमरलिज्म में, बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनीय या टू हाउसेस, टू हाउसेस। एक तरह से राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, ये बाइकैमरलिज्म है। मोक्षदा समझ रही हो? ये बाइकैमरलिज्म है। और डायरकी क्या है? डायरकी क्या है? एक तरह से डायरकी क्या है? गवर्नमेंट तो एक ही है, गवर्नमेंट तो एक ही है, कुछ सब्जेक्ट मैटर वही गवर्नमेंट, वही गवर्नर लेजिस्लेचर से पूछ के उस पर एक्शन लेता है, और वही गवर्नर कुछ चीजों पे लेजिस्लेचर से नहीं पूछता है, डायरेक्ट एक्शन लेता है। यह है डायरकी। एक ही लोगों पे दो तरह का रूल किया जा रहा है, दो तरह का रूल, डुअल गवर्नमेंट है। एक गवर्नमेंट ये चीज काम कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट ये वाला काम कर रही है। ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस काम के लिए लेजिस्लेचर को, इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दो हाउसेस में। समझ में आ गया बेटा? सर आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। बाइकैमरलिज्म टू हाउसेस, टू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज।
कह सकते हो। किसी और को कुछ पूछना है? अगर पूछना हो तो माइक ऑन करो, खटाक से पूछो। किसी को अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए बेटा। सर ये जो अभी आपने बताया है डायरकी वाला, इसको फिर से हाँ। बता दीजिए, गवर्नर लेजिस्लेटिव वाला, जो लास्ट की लाइन आपने बताई है। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? इकट्ठा पूछ लो, बस इकट्ठा सब कर करते हैं सवाल। बताओ बताओ। नीति LALC, नीति पांडे, नीति पांडे, पांडे पांडे नीति। हाँ ठीक है नेहा जी, आपका फिर से डायरकी मतलब होता है बेटा, डायरकी मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ, मतलब जैसे हमारे जिंदगी में बहुत सब्जेक्ट मैटर होते हैं। गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट होगी तो आपके पास बहुत सब्जेक्ट मैटर होंगे। सब्जेक्ट मैटर होते हैं मतलब होता है कि बहुत सारे मामले होंगे, जैसे मैरिज का मामला है, मैरिज के मामले पर कौन लॉ बनाएगा, मर्डर के मामले पर कौन लॉ बनाएगा, रेप के मामले पर कौन लॉ बनाएगा, ये सारे सब्जेक्ट मैटर। उसी तरह से जो पुलिस होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा, उसकी व्यवस्था कौन देखेगा, उसपे लॉ कौन बनाएगा, ये भी एक सब्जेक्ट मैटर है। उसी तरह से उस समय के सब्जेक्ट मैटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व सब्जेक्ट, और एक को कहा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट जिसको लेजिस्लेचर के द्वारा अप्रूव करवाना था, लेजिस्लेचर के पास गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी थी, उससे कोई फैसला लेने से पहले। रिजर्व सब्जेक्ट मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिन पे अगर गवर्नर फैसला ले भी तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती थी, किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं था। इसी को डायरकी कहा गया, मतलब दो तरह का रूल हो रहा है, दो तरह का रूल हो रहा है। समझ रही हो बेटा? यस सर, आ नेहा जी गया। आप समझ रही है? जी जी बिल्कुल। कि अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर, आ गया। वो जो थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा था ना, तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा ठीक है, समझ में भी आ गया? जी जी बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, इसने तालिका से नहीं आता, बहुत देर को आ रही। बेटा डायरकी और ये सब बाइकैमरलिज्म हो गया। नंबर नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने क्या किया? नंबर नेक्स्ट बेटा इसने क्या, इसने सबको फ्रेंचाइज दे दिया। फ्रेंचाइज मतलब वोट देने का अधिकार। नंबर 2 लिमिटेड फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मतलब होता है वोट देने का अधिकार। फ्रेंचाइज मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार। अभी अभी हमारे भारत में कैसा सफरेज है, कैसा फ्रेंचाइज है, कौन बताएगा? मोक्षदा आप बताओ बेटा। अभी अपने इंडिया में तो वोट देने का अधिकार किसको है? एडल्ट सफरेज है, सबको है। एडल्ट कौन होता है बेटा? एडल्ट वो होते हैं जो 18 साल के ऊपर है। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 है कि 85 है? तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंतर्गत जो कितने साल के होंगे, 18 साल के होंगे, वो क्या कहलाएंगे? एडल्ट कहलाएंगे। उनके पास सफरेज का अधिकार होगा। ये किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है? आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हैं उसको। इज इट क्लियर? उसी तरह से इसने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज न दे करके लिमिटेड फ्रेंचाइज ग्रांट किया। अब वो लिमिटेड फ्रेंचाइज का बेसिस क्या था? बेसिस था बेटा 3 चीजें। पहला हो उसके पास, व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी हो। क्या क्या हो? प्रॉपर्टी हो। नंबर 2 क्या हो? या तो वो बहुत धनी हो यानी टैक्स देता हो, या तो क्या हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, उसके पास एजुकेशन हो। अगर बेटा आपके पास प्रॉपर्टी
और प्रॉपर्टी होगी तभी टैक्स दोगे। कोई गरीब टैक्स देता है? हम लोग कभी टैक्स देते हैं? नहीं देते हैं ना, हमारे बाप देते हैं, तो हमसे थोड़ी नहीं होता है, हम गरीब हैं अभी, समझ रहे हो? तो जो गरीब है उनको कोई भी अधिकार नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन जैसे ही वो अमीर हो जाएंगे वैसे उनके पास क्या हो जाएगा? वोट देने का अधिकार हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ रहे हो सब लोग? समझो भैया। दूसरा, अगर तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत पढ़े लिखे मतलब जैसे आप किसकी तरह से, मान लो नीति पांडे की तरह से आपने बीएलएलबी कर लिया, तो आपको वोट देने का क्या मिल जाएगा बेटा? अधिकार मिल जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो सब लोग? लेकिन जो नॉर्मल इंसान है उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। हमको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, यसी को, कौशिक को और ऋचा को और पूजा कश्यप को नहीं मिलेगा, नीति पांडे को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बीएलएलबी किया है। ठीक है, समझ पा रहे हो सब लोग? जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको क्या देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 देगा बेटा, वोट देने का अधिकार देगा। 1919 नहीं चल रहा, 2024 चल रहा है। नीति पांडे के पास भी उतना ही अधिकार है वोट देने का जितना कृपा सिंगर पांडे के पास है, फैज अहमद के पास है, सुग्रीव यादव के पास है, स्वर्णलता के पास है। समझ रहे हो? यानी अब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, तब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था, और वो लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। उसका बेसिस क्या था? 3 बेसिस था, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, टैक्स होना चाहिए, देना होना चाहिए, या तो एजुकेशन, बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? श्रद्धा शर्मा बेटा आप समझ रही हो? शिवम सिंह, बहुत बढ़िया। इसने क्या किया बेटा? इसने नंबर 5 में क्या किया? इसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज की। आज भी आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कितने लोग सुने हो? कितने लोग कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का नाम सुने हो? सौरभ झा सुने हैं, और कोई? मोक्षदा सुनी है, और कोई नहीं सुना है? कितने लोग एम्बेसडर का नाम सुने? एम्बेसडर, एम्बेसडर का नाम सुने हो ना सब लोग? एम्बेसडर मतलब एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव दूसरी कंट्री, मान लो ये इंडिया है और ये मान लो यूएसए है, यूएसए और इंडिया। जब इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बेटा यहां बैठेगा, किसमें? इंडियन एम्बेसी में, तो उसको क्या कहा जाएगा? एम्बेसडर कहा जाएगा। लेकिन जो कंट्री कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन मतलब जो एक समय पर किसकी गुलाम थी, किसकी कॉलोनीज थी? ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। उनमें जैसे इंडिया का जब एम्बेसडर, इंडिया का एम्बेसडर अगर पाकिस्तान में जाए, अगर इस देश का नाम पाकिस्तान होता तो इसको एम्बेसडर ना कह के क्या कहेंगे? हाई कमिश्नर कहेंगे, हाई कमिश्नर। समझ रहे हो सब लोग? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, जो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन कौन सा है। अगर कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हिस्सा है तो उसे हाई कमिश्नर कहेंगे। अगर वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हिस्सा बेटा नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? एम्बेसडर कहेंगे। उसी तरह से इस वाले एक्ट ने एक हाई कमिश्नर की पोस्ट बनाई, एक हाई कमिश्नर की पोस्ट बनाई। इसने बेटा किसकी पोस्ट बनाई? नेहा गुप्ता बताओ, नेहा गुप्ता बताओ आप, किसकी पोस्ट बनाई इन्होंने? इसने एम्बेसडर की, सॉरी एम्बेसडर नहीं, हाई कमिश्नर की पोस्ट बनाई। हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर की पोस्ट बनाई बेटा, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। मतलब ये जो हाई कमिश्नर थे किसके लिए थे? वो इंडिया के लिए थे। और ये रहते कहां पे थे? इन लंदन। लंदन क्या है बेटा? ब्रिटेन की कैपिटल है, राजधानी। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। तो हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, इंडिया का जो हाई कमिश्नर था वो कहां बैठता थे? लंदन में बैठता था। और इसको काम दे दिया, कौन सा काम दिया?
कौन सा काम दिया बेटा? मेघा रानी बताओ, रानी रानी मेघा रानी, इनको बेटा काम दिया। मेघा रानी बेटा समझ रही हो, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अभी तक परफॉर्म क्या करते थे, उनका कुछ काम उठा करके इनको दे दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का कुछ काम उठा करके किसको दे दिया बेटा? किसको दे दिया? रानी उमरानी मेघा रानी, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन को दे दिया। इज इट क्लियर मेघा रानी? सब लोग समझ रहे हो ना? मुझे कैसे कुछ मैसेज कर रही हो क्या? अब ज्यादा अच्छा है, मैं रीडिंग रूम में हूँ सर, रीडिंग रूम में हूँ। अच्छा ओके, अच्छा रीडिंग रूम, रीडिंग रूम, इसका मतलब ये लड़की पढ़ती है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में। पूजा कश्यप, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में ही रीडिंग रूम है और कहीं रीडिंग रूम नहीं है, और तो हर जगह पर लाइब्रेरी होती है। हाई कमिश्नर को दे दिया गया, यस सर, गेटिंग इट, आई एम इन लाइब्रेरी। वारे मेघा रानी, बहुत बढ़िया। पूजा कश्यप, तुम कहाँ पे हो? वहीं पे हो ना? यस सर, बिल्कुल। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, उसी में सिर्फ उसको रीडिंग रूम कहते हैं और हर जगह पे लाइब्रेरी कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो समझ गए सब लोग। नंबर 4 क्या क्या बेटा इसने? नंबर 4 की क्या है? इसने प्रोवाइड किया, किस चीज को प्रोवाइड? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसे बता रहा हूं, और बाकी बकवास बातें नहीं बता रहा हूं। इसने फॉर द प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ऋचा रॉय, ऋचा रॉय, किस चीज का इस्टेब्लिशमेंट की बात की इसने? प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ऋचा रॉय बताओ, बताओ बाबू। पब्लिक सर्विस कमीशन। इसने बेटा किस चीज को प्रोवाइड किया? पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट को प्रोवाइड किया। ऋचा रॉय क्लास में है कि नहीं है? है तो ऋचा रॉय बोल कर नहीं रही हो। और बेटा इसने किसको जन्म दिया? इसने जन्म दिया यूपीएससी को। इसने यूपीएससी को जन्म दिया, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन के जगह पर यूनियन हटा दो और सेंट्रल कर दो, यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हो गया? 1926 में हो गया, और तब से ये चला आ रहा है, और ये यूपीएससी का रूप ले लेता है। और आजकल यूपीएससी का बहुत चलन है। कितने लोग जानते हो वाली बात? यूपीएससी का समझ जानते हो ना? ये यहीं पे हुआ है एस्टेब्लिश। पहले क्या नाम था उसका? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। और उस पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या नाम रखा गया? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। कब हुआ? 1926 में हुआ। और जब भारत आजाद हुआ उसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया गया। आर्टिकल 311, 10, 310, 311, 315 ये सब पढ़े हो ना? कितने लोग पढ़े हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। मेघा रानी पढ़ी है, ऐसे बात बताई गई है। अगली चीज बेटा इसने क्या की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये रट्टा मार के जाना।
इसने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की बेटा, इसने भी किस चीज की बेटा व्यवस्था की, सेपरेट इलेक्टोरेट की इसने भी व्यवस्था की थी। किसको सेपरेट इलेक्टोरेट इसने देने की बात की थी, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट किसको देने की बात की थी, बताओ कोई, इसने किसको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की? सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, और किसको? भारत में रहने वाले जितने भी एंग्लो इंडियन लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल मेघा रानी, बिल्कुल सही। उनको क्या किया इसने, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लिख लो सब लोग। एक्सटेंडेड द नंबर 4, extended the provision of separate electorate और सिख के लिए आगे बढ़ाया, और किसके लिए क्या, सिख के लिए क्या, एंग्लो इंडियन, और किसके लिए क्या, सिख के लिए क्या बेटा, एंग्लो इंडियन के लिए क्या, और भारत में रहने वाले क्रिश्चियंस के लिए क्या, इंडियन क्रिश्चियंस। इंडियन क्रिश्चियंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मोहित जी आप समझ पा रहे हो बेटा? सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन शुरू कहां पे हुआ सबसे पहले, कौन बताएगा ये वाली बात? आकृति बेटा आप बताओ। सर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में हुआ था स्टार्टिंग, सेपरेट इलेक्टोरेट। बहुत बढ़िया। और सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया? मुस्लिम को दिया गया था। ओके, सेपरेट क्या कम्युनल इलेक्टोरेट के पापा कौन थे? सर लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो थे। मिंटो को मिंट बना करके माथे पर लगा लेना, ठीक है? बहुत बढ़िया आकृति, बहुत बढ़िया, ऐसे होते हैं। आकृति तुम भी बिहार की हो बेटा क्या? बिहार की बच्ची तब ब्रिलियंट हो सकते हैं। यस सर। इनको सभी याद हो जाए एक ही बार में। हाँ, मुझे लग गया था तुम्हारी मेमोरी पावर से ही। बिहार वाले बहुत तेज होते हैं। अभी कुछ दिन पहले बेटा भारत में रेलवे बजट को और उसको मिक्स कर दिया गया था, रेलवे बजट को जनरल बजट को मिक्स कर दिया गया कुछ दिन पहले। लेकिन इसने क्या किया था, सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। प्रोविंशियल बजट को और उसको अलग कर दिया। किसको? सेंट्रल बजट को। कब अलग किया, कब अलग किया कोई बताएगा? 1924 में रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग किया गया था। लेकिन इसने किस किस को अलग किया बताओ बेटा आकृति? प्रोविंशियल बजट को और सेंट्रल बजट को अलग किया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किस किस को अलग किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, खैर मत लिखो, मत लिखो, कोई जरूरी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने एक प्रोविजन बनाया, एक प्रोविजन नंबर 5 प्रोविजन बनाया था बेटा। हाँ, नंबर 5 प्रोविजन था कि 10 साल जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो क्या आएगी, इसकी रिव्यू किया जाएगा, इसका रिव्यू किया जाएगा। कितने साल बाद? 10 साल बाद। बेटा जब 10 साल बाद इसका रिव्यू करना था तो हुआ क्या, हुआ क्या इसमें, इसको रिव्यू करने के लिए कौन सा कमीशन आया? साइमन कमीशन आया। लेकिन उसको 10 साल के पहले ही लॉन्च किया गया। 10 साल कब पूरा होता है कृति बेटा बताओ? 1919 में होता, सॉरी 1929 में होता, 1929। हाँ, लेकिन बेटा साइमन कमीशन कब बना दिया गया? 1927 में आई थी। बिल्कुल, नहीं आई थिंक रही, तुम बेटा कभी गलत थिंक ही नहीं करती हो, तुम बहुत सही थिंक करती हो।
1927 में ही बना दिया गया, 2 साल पहले ही। रिव्यू कब करना था? 10 साल बाद करना था, 1929 में। लेकिन इसको रिव्यू करने के लिए कमीशन कब बना दिया गया? 1927 में। उस कमीशन का नाम क्या रखा गया? साइमन कमीशन। ये नाम नहीं था इसका, ये नाम इसका नहीं था। साइमन कमीशन बेटा इसलिए नाम उसका था। क्यों नाम था इसका? क्योंकि इसका जो हेड किए इस कमीशन को, इसका नाम सर साइमन था, सर जॉन साइमन था उनका नाम। इसलिए इस कमिश्नर को साइमन साइमन कहने लगे सब लोग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ पा रहे हो ना सब लोग? किसी को कोई दिक्कत? नेहा गुप्ता जी, आप समझ पा रही हो? जी सर। बहुत अच्छे से कि थोड़ा थोड़ा? सर अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। और निहारिका निगम, आप बेटा? यस सर, आ रहा है समझ में। कौशिकी सिंह? यस सर आ रहा है। बहुत बढ़िया। ऋचा रॉय? ऋचा रॉय, ऋचा रॉय बेटा तुम कहीं चली गई थी क्या अभी बीच में? नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बोल मैं बोल नहीं सकती थी। बोल नहीं सकती थी कि बोल नहीं पा रही थी? थी सर, कोई अच्छा, कोई बात नहीं, अब तो बोल सकती हो ना? बहुत बढ़िया। तुम इतना दुखी दुखी काहे हो नहीं सर। बेटा? इसका नाम साइमन, हाँ, कुछ कह रही हो क्या ऋचा? कंटिन्यू। हाँ, इसका नाम साइमन कमीशन नहीं था, इसके चेयरमैन का नाम सर जॉन साइमन था। इस कमीशन का नाम था द स्टैट्यूटरी कमीशन, द स्टैट्यूटरी कमीशन। इसका हेड काम कर रहा था सर जॉन साइमन। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए कांग्रेस बौखला गई कि भैया अगर इंडियन मेंबर, इंडिया के पे इंप्लीमेंट होने वाले लॉ पे इंडियन मेंबर नहीं है तो ऐसे कमीशन का हम स्वागत नहीं करेंगे। और इसको कैसा झंडा दिखाया गया बेटा? काला झंडा दिखाया गया। और इसी में बेटा क्या हुआ? जो अपने लाला लाजपत राय जी थे उन पे इतनी लाठी मारी गई, इतनी लाठी मारी गई, इतनी लाठी मारी गई कि उनको ये कहना पड़ा कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी। पढ़ा है किसने? पढ़ाई वाली बात, पढ़ा है किसी ने? सुचेता आपने पढ़ा है? सुचेता जी सर। क्या पढ़ा है बेटा बताओ? सर यही जो आप बता रहे हैं। हाँ, आकृति आप कुछ कह रही हो, हैंड रेज की हो, बोलो। सर ये सुने हुए हैं, लाला लाजपत राय ये चीज बोले थे। हाँ, क्या बोले थे? बोल के बताओ। सर क्या बोले, वो क्या कहते बोले थे कि वो है ना बदला लेंगे अंग्रेज से, जो भी उनके ऊपर आरोप लगा है उसका। नहीं नहीं नहीं, वो तो कहे ही थे। उन्होंने कहा था कि मैं उनको बहुत लाठी पीटा गया। साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था और इंडियन मेंबर ना होने के नाते उसका क्या किया जा रहा था? कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जा रहा था। और उस विरोध के टाइम पे अंग्रेजों ने क्या कर दिया? लाठी चार्ज कर दिया। उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की खूब पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई। और उस पिटाई के दरमियान उनको इतनी पिटाई हो गई कि वो मरने के पर आ गए। मतलब क्या वो मर जाएगा? उसी बार मर भी गए खैर। तो उन्होंने मतलब पिटाई होते दरमियान क्या कहा? दरमियान मतलब होता है टाइम ऑफ। उस टाइम पे उन्होंने क्या कहा कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी। समझ रहे हो सब लोग? ये पूछा जाता है कि किसने कहा, तो किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा। याद कर लेना, रट्टा मार लेना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ज्यादातर लोगों का क्लास ना अटेंड करना, फ्री जीके जी बैच का
ताबूत की कील साबित हुआ। और ये लास्ट क्लास है आज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, ये लाला लाजपत राय ने जब मरते हुए कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के क्या होगी, अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है आकृति सबको? अनु, सुग्रीव, कृति, शिवम, उबैद, सबको समझ में आ रहा है? आदित्य कुमार, श्रद्धा शर्मा, मेघा, हम सब कर दो बेटा सब लोग। अब क्या होता है, साइमन कमीशन तो आ गया भैया। तो साइमन कमीशन में कोई इंडियन मेंबर था नहीं, इसका विरोध विरोध हुआ, फिर भी इसने क्या सबमिट किया, फिर भी इसने बेटा क्या सबमिट किया, इसने सबमिट किया एक रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में इसने क्या कहा कि डायरेक्टिव को खत्म कर दो। उस रिपोर्ट में इसने कहा डायरेक्टिव को खत्म कर दो। इसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पे डिस्कशन के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। क्या बुलाई गई? आप कितने लोग सुने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? गोलमेज सम्मेलन कितने लोग सुने हो? गोलमेज सम्मेलन कितने लोग सुने हो? थम्स अप करो। आकृति सुनी हुई है गोलमेज सम्मेलन का नाम, आकृति सुनी हुई है। और कोई सुना है? सुचेता सुनिए बेटा, बहुत बढ़िया। क्या था गोलमेज सम्मेलन? बताओ सुचेता। बेटा सुचेता, गोलमेज सम्मेलन कुछ नहीं था। गोल गोल मेज बैठ के गोल गोल मेज थी, उस मेज के चारों तरफ बैठ के लोग सम्मेलन कर रहे थे, इसीलिए उसका नाम गोलमेज सम्मेलन रखा गया। अरे वह सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। गोल मेज थी, उसके चारों तरफ बैठ करके लोग सम्मेलन कर रहे थे, इसलिए उसका नाम गोलमेज सम्मेलन रखा गया। और उस गोलमेज सम्मेलन में क्या डिस्कस किया जा रहा था? साइमन कमीशन रिपोर्ट। सर इसमें एक श्वेत पत्र भी जारी किया गया था कुछ। हाँ, व्हाइट पेपर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुचेता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुचेता, बहुत गर्व है मुझे सुचेता तुम पे। और क्या हुआ इससे बेटा? क्या हुआ? इसको इसके रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। और क्या डायरेक्टली एबॉलिश करने की इसने बात की। और क्या हुआ? इसने कंटिन्यूएशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात की। इसने कहा, इसके रिकमेंडेशन में कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जारी रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। इसने कहा कि जो एससी एसटी कम्युनिटी के लोग होते हैं, कितने लोग जानते हैं एससी एसटी कौन होते हैं? कितने लोग जानते हैं? बेटा वो लोग एससी एसटी होते हैं जिनको यूनियन गवर्नमेंट और स्पेशली कौन? प्रेसिडेंट शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में इन्यूमरेट करता है। अगर कल को हमें अगर इन्यूमरेट कर दे तो मैं क्या बन जाऊंगा? मैं एसटी या एससी हो जाऊंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो शेड्यूल में कास्ट लिखी हुई है, किसके? प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई शेड्यूल में जो कास्ट लिखी हुई है उसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं। समझ रहे सब लोग? शेड्यूल कास्ट तो ऐसी ऐसी कास्ट नहीं है जैसे सबके मन में वो होता है। आज एक लड़का कोई कह रहा था, आदित्य करके एक लड़का था, वो कह रहा था कि सर शेड्यूल कास्ट लोगों को लोग अपमानित करते हैं। भैया मेरा तो कतई ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना क्या है? मेरा मानना क्या है कि कोई भी कास्ट शेड्यूल कास्ट हो सकती है। पहली चीज तो ये ध्यान में रखो सब लोग। बस शर्त ये है कि उसको प्रेसिडेंट नोटिफाई कर दे उस शेड्यूल में, और जैसे ही शेड्यूल में नोटिफाई कर देगी वैसे ही वो कास्ट शेड्यूल कास्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ रहे हो सब लोग? थम्स अप करो जाने वाली बात समझ रहे हो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसने क्या किया बेटा? इसने व्यवस्था की, इसने एक और रिकमेंड किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट।
उस समय भी शेड्यूल कास्ट हुआ करती थी, उसकी एक लिस्ट थी। तो उसने कहा कि उनको क्या दिया जाएगा, अपर एससी सेक्शन को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। और इसके इसके एवज में क्या हुआ बेटा, गांधी जी क्या बैठ गए, धरने बैठ गए। और गांधी जी के बीच में और अम्बेडकर जी के बीच में एक पैक्ट होता है, जिसे कौन सा पैक्ट कहते हैं, बताओ बेटा सुचेता, सुचेता बताओ। पूना पैक्ट कहते हैं, बिल्कुल। और पूना पैक्ट से क्या किया गया कि शेड्यूल कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। तभी से रिजर्वेशन की प्रक्रिया चालू हो गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताया गया कि जो शेड्यूल कास्ट है वो कोई अलग अलग ग्रुप नहीं है, दे आर आल्सो हिंदूज। तो हिंदू में मतलब शेड्यूल कास्ट और जितने भी लोग हैं उनको मिलाकर के एक जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट बनाया गया। और उसमें रिजर्व सीट किसको देगी, डिप्रेस्ड क्लास को देगी। डिप्रेस्ड क्लास मतलब शेड्यूल कास्ट सिस्टम है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आ जाए समझ में सबको? हम सब कर दो, अगर सबको समझ में आ गया। गिरना पड़ना भैया, गिरना पड़ना, बहुत बढ़िया। गोयल पिक्चर, गोयल पिक्चर ये कौन है भैया? गोयल पिक्चर एक बार आप माइक ऑन करके बोल दो, पता तो चल जाए कि आप मेल हो कि फीमेल हो। कौन हो बेटा? कृतिका। तो बेटा ये गोयल पिक्चर उच्च काली कर रखी हो? अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर दूंगी यहाँ आफ्टर क्लास। नहीं बेटा चेंज मत करो, बट नाम अपना होना, पहचान में तो आए। तो गलत काम तो कर रही हो कि नाम छिपा के रखो। हाँ, जहाँ कोई गलत काम करना हो वहां पे नाम छिपा देना। मुझे पता है कि लीगल नेरेटिव के बच्चे कभी गलत काम कर ही नहीं सकते। जो एक बार लीगल नेरेटिव से पढ़ लिया और कभी गलत काम करी, सोच ही नहीं सकता, करना तो दूर की बात। अब क्या आता है भैया? सुचेता बताओ, आप कौन सा एक्ट रहेगा? सुचेता सिंह। सर 1935। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ, आज भारत को भी आजाद करा के छोड़ देंगे, इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आ चुका है बेटा। ये था भारत में अब तक बने जितने भी नियम कानून थे उनमें सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इसी को छाप लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने। कितने लोग प्रोजेक्ट बनाए हो अपने कॉलेज में? कोई बनाया है प्रोजेक्ट? जिसको क्या कहते थे, वो 30 नंबर मिलता था उसका। सब लोग छापे होंगे ना कहीं छाप लिए होगे ना। आकृति छापी हो कि नहीं छापी हो? कॉपी पेस्ट किए हैं। वही उसी छापना कहते हैं बेटा हिंदी में। हम यूपी बिहार वाले, हम हिंदी में बोलते हैं। हम हमारे जीन में है, हमारे जीन में ही छाप लेना है। तो अपने फादर्स जो थे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस टाइम पे, उन्होंने भी क्या किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। हमसे होशियार थोड़ी थे वो। किसको किनको लगता है कि वो हमसे होशियार थे? कतई होशियार नहीं थे हम लोगों से। हम लोग आज 15 मिनट में अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं। टीचर एकदम कह रहा है, टीचर कह रहा भगा देंगे क्लास से, सब लोग प्रोजेक्ट बना के लाओ। हम लोग ढूंढने वाला क्या, भैया लैपटॉप को ही दे दो यार प्लीज। लैपटॉप मिला नहीं कि 15 मिनट में नाम वाम चेंज करके एक्नॉलेजमेंट ऐसा बढ़िया सुंदर लिखते हैं कि मान लो मेरी एक मैम थी, मैं बता देता हूँ। मेरी मैम थी अंजलि अग्रवाल, उनका नाम था, ठीक है। तो बहुत होशियार, बहुत ब्रिलियंट थी वो, ठीक है। तो एक बार हुआ क्या कि क्लास में एकदम से बहुत गुस्से में आई, सीनियर से लेकर बस नेम। तो क्या किया भैया, नाम तो चेंज किया कि मतलब सीनियर का जो था उसमें नाम चेंज किया अपना, एकदम नाम लिखा कृपा सिंगर पांडे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट लिखा सुंदर सा। मैम की खूब बड़ाई की उस एक्नॉलेजमेंट में।
हाँ कि मतलब मैम ना होती तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, मैम ने ही तो मतलब जिंदगी बचा ली है। हाँ, मैम ने प्रोजेक्ट तैयार करवा दिया। अब मैम भैया एक्नॉलेजमेंट वाली पर हाँ, मैम एक्नॉलेजमेंट पे ही फ्लैट हो गई और उन्होंने बहुत नंबर दिया। हाँ, उन्होंने आगे का प्रोजेक्ट कोई नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा भाई जब मैं ही बताई हूँ सब तो मैं क्या चेक करूँ उसको। समझ रहे हो? तो ये हाल था। हाँ, बस मात्र 15 मिनट में सब किए थे। और एकदम जाओ भाव एकदम गुस्सा होकर के आते हैं ना, वो मतलब लेडीज टीचर होती है, बहुत तेज गुस्सा होती है, मतलब लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहती है गुस्सा, होती गुस्सा तेज है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहती है। हाँ, तो एकदम गुस्सा होकर के आई भैया, क्या आज तो मैं नंबर नंबर काट दूंगी सबका। बस क्या हुआ, सब लोग तुरंत लैपटॉप लेके बैठ गए, 15 मिनट में सबने सबमिट कर दिया। हाँ, और वो एकदम मैम, भाई मैम बहुत अच्छी थी और अभी भी है क्या। उनकी शादी हो गई भाई, हम लोगों ने आशीर्वाद दिया था कि मैम आपकी शादी हो जाए, तब उनकी शादी हो गई थी उस हिसाब। तो क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया। और इसी से हम लोगों से सीख पाते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर ने क्या किया, कॉपी पेस्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला, जिसको पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो Number first, it is the lengthiest document prepared by the Britishers in India. It has 321 sections. कितने सेक्शन थे? 321 सेक्शन। कितने शेड्यूल थे? 10 शेड्यूल थे। 10 शेड्यूल थे, समझ रहे हो? इतना बड़ा था, इसी से सब छापा है। इसने 2 तरह की लिस्ट, जो आजकल यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट देखते हो ना सब लोग, वो यही का कॉन्सेप्ट है। तो इसने क्या किया, नंबर टू इसने यूनियन लिस्ट नहीं कहा, इसने फेडरल लिस्ट कहा, फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट बनाकर की दी, प्रोविंशियल लिस्ट। फेडरल लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती, प्रोविंशियल लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती। समझ रहे हो? इसने ऑल इंडिया फेडरेशन की व्यवस्था की, ऑल इंडिया फेडरेशन की व्यवस्था की, ऑल इंडिया फेडरेशन की व्यवस्था बेटा तक की, लेकिन कभी भी फेडरेशन मटेरियलाइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसने कह दिया था कि जिन राजा महाराजाओं का मन करे वो उस फेडरेशन में हिस्सा ले और जिनका मन ना करे वो ना ले। भैया किसी का मन ही नहीं किया कि हम फेडरेशन में हिस्सा लेंगे। भैया कौन अपनी शक्तियां छोड़ना चाहेगा? मान लो, एक सेकंड में पूछता हूं, एसी अग्रवाल, यस सर। अगर मान लो मैं अभी कुछ देर के लिए तुम्हें मैं बनारस की महारानी बना दूं, मान लो मेरे पास मान लो मैं भगवान हूँ और मैं क्या करूं, मैं तुम्हें बनारस की महारानी बना देता हूँ, ठीक है? यस सर। उसके बाद में मान लो कि नीति पांडे की सरकार चल रही है, मान लो बड़ी सी सरकार है इनकी, पूरे उत्तर प्रदेश से इनकी सरकार है नीति पांडे की, ठीक है? नीति पांडे कौशिकी सिंह मिलकर के पूरे भारत में सरकार चला रही है। और फिर इन्होंने कहा कि फेडरेशन बनाते हैं सब लोग मिल करके, और क्या कहते हैं, सब लोग अपना अपना राइट सरेंडर कर दो, जितने लोग राजा महाराजा हो। तो बेटा क्या तुम सरेंडर करोगी अपना राइट? नहीं सर, नहीं सर, नहीं करोगी, एग्जैक्टली। कोई अपना राइट क्यों सरेंडर करेगा भाई, जब उसके पास ये राइट है, क्यों बिना सरेंडर किए रह सकता है? उसी तरह से इसने क्या क्या व्यवस्था की, ऑल इंडिया फेडरेशन की व्यवस्था की, लेकिन इसने राजाओं के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया। जैसे मैंने अभी महारानी एसी अग्रवाल के नाम पे छोड़ दिया था ना डिस्क्रिप्शन पे, कि अगर वो चाहे तो अपना बनारस का साम्राज्य किसमें जोड़ सकती है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ नीति पांडे एंड कौशिकी सिंह, लेकिन उसमें इन्होंने नहीं जोड़ा। उसी तरह से ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ जो बना 1935 में बनाने की कोशिश की गई, उसमें किसी राजा महाराजा ने अपना योगदान नहीं दिया, और बेटा सपना रह गया।
कभी भी फेडरेशन नहीं आया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेकिन आज आज प्रेजेंट टाइम में 2024 में इंडिया के क्या है? इंडिया फेडरल कंट्री है। कितने लोग मानते हैं वाली बात? हम सब करो। सुचेता मानती है, कौशिकी मानती है, आकृति मानती है, सौरभ वौरभ नहीं मानते हैं क्या? सो गए क्या सौरभ? नो सर। प्रीति पांडे थम्स अप करो बेटा, नहीं तो मैं मानूंगा कि सो गई हो। हाँ, सब लोग जो जागते रहा करो। क्या है? इंडिया तो पुसाई फेडरल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लेकिन क्वाजी फेडरल तो उसको जब हम उसको एक्सप्लेन करते हुए बेटा कहते हैं, लेकिन इंडिया के पास सारी वो चीजें हैं जो फेडरल कंट्री के पास होनी चाहिए, समझ रही हो? लेकिन क्वाजी फेडरल क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया का जो सेंटर है वो बहुत मजबूत है। एक एक वो हुए हैं, क्या कहते हैं, ज्यूरिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है, ये सेंटेंस कहा है जो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना सब लोग, लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ्यूजन में पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया इज अ फेडरल स्टेट with centralizing tendency। ये वाला स्टेटमेंट पढ़े हो कभी कोई? यस सर। कोई पढ़ा है? सौरभ क्या पढ़ा? कब पढ़े सर ये बेटा? प्रोफेसर वेरे बोले। कौन बोला? प्रोफेसर वेरे। वाह, केसी बेरे। हाँ बहुत बढ़िया नीति पांडे। शासक त्रिपाठी बताओ किसने बोला है? केसी वीरे ने। केसी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निहारिका निगम तो एकदम छाप देती है। निहारिका निगम टाइपराइटर थी पहले के जमाने में। तो आप अब समझ पाए ना आप लोग की क्वाजी फेडरल कैसे है? फेडरल तो है लेकिन वो ज्यादा टिल्ट किधर है? सेंटर की तरफ, इसलिए इसको क्वाजी फेडरल कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी आए कि इंडिया फेडरल है कि नहीं, तो कहना फेडरल है, ठीक है, और उसको खूब एक्सप्लेन करना क्यों फेडरल है। पढ़ना आता है ना सबको एक्सप्लेन करने के टाइम पे? बहुत बढ़िया। इसने बेटा और क्या किया? इसने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की कोशिश की, फेडरेशन बना नहीं। फिर इसने क्या किया? उसमें साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया? डायरकी अबॉलिश कर दो, इसने अबॉलिश कर दिया। नंबर 2, डायरकी was abolished and बेटा ये डायरकिया थी कहां पे? प्रोविंस लेवल पर थी ना। तो प्रोविंस लेवल पर अगर थी तो अब कहां पे हो गई? इसको कर दिया अबॉलिश एंड डायरकी was established at फेडरल लेवल। फेडरल मतलब सेंट्रल लेवल पर एस्टेब्लिश कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ पा रहे हो ये वाली बात? कितने लोग समझ पा रहे हो? इसी एक्ट ने 1935 वाले एक्ट ने बेटा क्या एस्टेब्लिश कर दिया? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दिया। कहां पे? प्रोविंसेस में। बेटा जब ये डायरकी हटी प्रोविंस से, तो क्या हो गया? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट एट प्रोविंस। प्रोविंस में कैसी गवर्नमेंट आ गई बेटा? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ रहे हो सब लोग? और इसी के तहत 1937 में क्या होता है बेटा? 1937 में क्या होता है? इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में क्या कोई कुछ बोलना चाह रहा है?
उस इलेक्शन में बेटा क्या होता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करती है, 1939 तक कंटिन्यू रहती है। 1939 में बेटा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, कौन बताएगा? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। बहुत बढ़िया सुचेता। सुचेता इज वन ऑफ द ब्रिलियंट मोस्ट गर्ल। बहुत बहुत होशियार लड़की है भाई, प्रतापगढ़ की शान है। ठीक है, तो क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का ये लोग क्या कर रहे थे कि भारत ज्वाइन नहीं करेगा। अंग्रेजों ने जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कैसे नहीं करोगे, हमारे गुलाम हो कि मजाक है। तो जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया, तो इन्होंने क्या कर दिया, 1900 में रिजाइन कर दिया सबने। समझ रहे हो सब लोग? और जैसे ही रिजाइन किया बेटा, उसके बाद में सरकार नहीं बनी। उसके बाद में जो अगला चुनाव होता है वो फिर भारत आजाद हो ही जाता है। 1945-47 में चुनाव होता है और उसमें मुस्लिम लीग को ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है। फिर उसको लगता है कि अब तो हम अलग मुस्लिमों के लिए राष्ट्र बना सकते हैं, और पाकिस्तान बन के निकल के आता है। समझ रहे हो? और पाकिस्तान का बच्चा कौन, बांग्लादेश। और पाकिस्तान किसका बच्चा, भारत का। हम बांग्लादेश के क्या हुए, दादाजी हुए। भारत क्या है, बांग्लादेश का दादाजी है। अब क्या हुआ बेटा, की सुन रही हो? बोली नहीं पूरा दिन से। यस सर, सुन रही हूँ। बहुत बढ़िया। कौशिकी तुम खाए पिए रहा करो, तुम ज्यादा बोला करो। ठीक है सर, ठीक है सर। क्या हुआ बेटा, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट को या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। और इसने वुमेन को भी, लेबर को भी, और किसको दे दिया, डिप्रेस्ड क्लास। इट क्या expanded the concept of separate electorate and included women, लेबर, और किसको, डिप्रेस्ड क्लास। समझ रहे हो सब लोग? कभी गिरो मत यार, किसी को कोई दिक्कत? तो चेता सिंह बेटा समझ रही हो? जी सर। इसलिए सबसे एक चीज बताओ, आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1935 में। बहुत बढ़िया। और आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट इसी एक्ट के तहत हुआ है। अलग से उसके लिए भी एक्ट था, लेकिन इसने क्या प्रोविजन किया था, इट प्रोवाइडेड फॉर, लिख लो सब लोग, इट प्रोवाइडेड फॉर द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल बैंक। और वो सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है अपना। कौशिकी सिंह, सेंट्रल बैंक का नाम बताओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। वाह वाह वाह। कौशिकी कॉमर्स से पढ़ी बेटा क्या? यस सर, बीकॉम था मेरा। बीकॉम, बीकॉम फिर एलएलबी, फिर एलएलएम, फिर पीएचडी, फिर जज। बहुत पढ़ोगे यार कौशिकी तुम। समझ रहे हो सब लोग? आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है, किसके द्वारा, इसने प्रोविजन किया।
इसने प्रोविजन क्या कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो करेंसी को और क्रेडिट को क्या करे, रेगुलेट करे। उसके एवज में क्या बन के निकला, आरबीआई बन के निकला। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? और फिर इसने क्या किया, एक फेडरल कोर्ट की भी इस्टेब्लिशमेंट की बात की, फेडरल कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की बात की, जो कि कब इस्टेब्लिश हो गया, 1937 में इस्टेब्लिश हो गया। और कब तक चला, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया, 1947 तक चला। अबे यार 1947 फेडरल कोर्ट की भी इस्टेब्लिशमेंट की इसने। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, कौशिकी सिंह बताओ, फेडरल कोर्ट। इसके पहले प्रिवी काउंसिल चला करती थी। प्रिवी काउंसिल सुने हो सब लोग? प्रिवी काउंसिल का बहुत केस सुने होंगे सब लोग। एक केस आता है कॉन्ट्रैक्ट में, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, सुने हो सब लोग? यस सर, माइनर से मोरी, रिलेटेड है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बीबीओ में बीवी, मोरी बीबी का केस किसने सुना है? हाँ कृति बताओ क्या था मोरी बीबी का केस? कॉन्ट्रैक्ट में केस था, उसका फैक्ट हम भूल रहे हैं सर, एक मिनट। नहीं नहीं देख के मत बताओ बेटा, गूगल वूगल नहीं कर रहा है, नेहा जी बता रही हूँ। नेहा जी बताइए क्या था? तो फैक्ट नहीं याद है, माइनर से रिलेटेड आपको केस है सर, कॉन्ट्रैक्ट का। सर वो क्या कहते हैं, सर्वेंट वाला था क्या? नहीं जी, नहीं। नीति पांडे बताएगी, नीति पांडे बता देगी, अभी वो गूगल कर चुकी है। नहीं मैंने नीति गूगल बताओ। नहीं किया है। नहीं गूगल नहीं किया मैंने, मुझे ये वाला फैक्ट याद है क्योंकि ये शायद पीवाईक्यू में आया था कि मेरी बेटी ने कौन सी कोर्ट में डिसाइड किया है। तो बताओ फिर। मुझे क्या, मुझे याद है, मैंने गूगल से किया नहीं है, गूगल लेके। तो उसमें ये था कि माइनर जो था ना, अब देखिए इसमें ये कंफ्यूजन रहेगा कि इसमें नाम क्या था किसका क्या, बट माइनर ने ठीक है, बता दो। मनी लेंडर से, हाँ मनी लेंडर से कुछ उधार लिया था। उसके बाद उसकी जो मम्मी थी ना उस बच्चे की, उसने फिर ये कहा था कि क्योंकि माइनर ने लिया है तो वो लाइबल नहीं है पैसा वापस देने के लिए। तो फिर कोर्ट में यही एस्टैब्लिश हुआ कि माइनर अगर रहेगा तो जो है वॉइड एब इनिशियो है। वाह बहुत बढ़िया नीति पांडे। नीति पांडे तो मतलब बहुत ब्रिलियंट लड़की है, देख रहे हो सब लोग। प्राउड ऑफ यू नीति पांडे, प्राउड ऑफ यू। अब क्या हुआ, मैं क्या बता रहा था? अच्छा हाँ, प्रिवी काउंसिल के बाद उसका नाम याद आ गया था। अच्छा तो फेडरल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है 1937 में, और बेटा ये भारत आजाद होने तक चलता है। अब बात आ जाती है भारत को आजाद करवा देने की, और भारत को हम क्या कर देते हैं, आजाद करवा देते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत आजाद, किस एक्ट से होगा, कौशिकी बताओ? कौशिकी कौशिकी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में बेटा क्या होगा, भारत आजाद हो जाएगा। कब आजाद होगा? रानी की बोलो, कुछ कहना चाह रही हो, हैंड रेज की हो। सर मुझे दो डाउट था अभी तक, दो डाउट। बोलो। सर ये जो फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हुई है तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट हुई थी एस्टैब्लिश, उसका क्या हुआ? बेटा वो जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी पावर इसको दे दी गई है, अब ये सुप्रीम कोर्ट हो गई है। मतलब अब पहले जो सुप्रीम कोर्ट था वो यूनियन लेवल पर नहीं था, लेकिन ये फेडरल मतलब यूनियन समझो। जैसे अभी अपना सुप्रीम कोर्ट है ना, वो यूनियन लेवल पर है, वैसे ये जो फेडरल कोर्ट था वो यूनियन लेवल। पहले जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कैलकाटा में था, याद है? वो उसका जो ज्यूरिसडिक्शन था वो उसकी टेरिटरी में सुप्रीम ज्यूरिसडिक्शन था। इसका ज्यूरिसडिक्शन ऑल ओवर इंडिया कर दिया गया। अच्छा ये डिफरेंस है। और फेडरल मतलब यहाँ पे यूनियन समझो, यूनियन गवर्नमेंट है ना, वैसे उस समय फेडरल गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो अगर हम यूनियन कोर्ट कहें या फेडरल कोर्ट कहें तो दोनों एक ही चीज है,
समझ रही नीति बेटा? यस सर, यस सर। तो मैं दूसरा डाउट क्या था? दूसरा डाउट वो जो 6 नंबर का पॉइंट था ना, इलेक्शन वाला, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 1939 में हुआ, मतलब फॉर्म हुई, फिर उसको वर्ल्ड वॉर में भारत को भेजा गया, वो वाला जो पॉइंट था। अच्छा हाँ, मतलब वो बेटा 1937 में वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका इसने इलेक्शन की बात की थी। 1935 वाले ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में डायरेक्ट प्रोविंशियल इलेक्शन की बात की थी। इसने क्या किया? इसने डायरेक्ट हटा दी प्रोविंशियल। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी ना प्रोविंशियल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी। अभी समझ पा रही हो? और ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब बनती है? जब उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन कब हुआ? 1937 में हुआ। 1937 में हुआ, 1938 में और 1939 में रूल कर रही है अभी, ठीक है। 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाने पर ब्रिटिशर्स ने बिना पूछे भारत को कहा झोंक दिया, कहा कि भारत भी वर्ल्ड वॉर में शामिल है। लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, भारत तो वर्ल्ड वॉर में शामिल कैसे हो जाएगा भैया, तुम्हारे बाप की बपोती है क्या, हम नहीं शामिल होंगे। और इन लोगों ने क्या किया? रिजाइन कर दिया। कब? 1939 में। यही पॉइंट था नीति बेटा। यस सर, थैंक यू। आ गया बात समझ में? हाँ सर। तो किसी को अगर कोई और डाउट हो तो माइक ऑन करके बोलो। किसी को भी XYZ किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, नहीं तो हम आगे बढ़े। भारत को आजाद कर रहे हैं। गांधी जी इतना देर लगाए थे, हम तीसरे दिन आजाद करा देंगे। करा दे आजाद, हम सब करो सब लोग, अगर आजाद करवा देना हो तो। बहुत बढ़िया, आजाद करा देते थे। तो बेटा इसको आजाद कराने में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया और इसके द्वारा भारत को क्या मिल गई? आजादी मिल गई। भारत अब एक फ्री कंट्री हो गया। उस समय पूछा जाता है व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस और व्हेन इट्स इंडिपेंडेंस, वो आता प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर उस समय इंग्लैंड का, ब्रिटेन का कौन था? इटली था। याद रखना सब लोग। इसने 20 फरवरी 1947 को बेटा क्या बोला कि 30 जून 1948 के पहले भारत को क्या देंगे? आजादी दे देंगे। किसने बोला? ये क्लीमेंट इटली ने बोला। कब बोला? 20 फरवरी 1900। कब बोला कि 30 जून 1948 तक हम क्या दे देंगे? भारत को फ्रीडम दे देंगे। यहाँ पे बोल रहा है, यहां तक में दे देगा। लेकिन भारत को आजादी कब मिल गई? 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। किस प्लान के तहत में भारत को आजादी मिली है बेटा? माउंटबेटन प्लान के तहत। माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को आजादी मिली है। बताया नीति क्या, कौन सा प्लान था वो? माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान था बेटा, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन का स्पेलिंग क्या होता है? अगर पूछे कोई किस प्लान के अंतर्गत आजादी मिली, तो माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत। कौन से एक्ट के अंतर्गत मिली? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत मिली। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? क्लीमेंट इटली थे। दिस इज मोर देन एनफ। इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने किस किस चीज का प्रोविजन किया बेटा? इसने प्रोविजन किया किस चीज का? कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी खुद की। भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, वो खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और जैसे ही इनको मौका मिला ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, इन्होंने, जैसे हम प्रोजेक्ट छापते हैं, इन्होंने 1935 वाले सब छाप लिया। और उस समय जितने भी प्रोमिनेंट क्या थे, जितने भी प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन थे, उससे इन लोगों ने क्या कर लिया था? छाप लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
और इस तरह से बन के तैयार होती है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू कर देते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। क्लास खत्म, तो भारत आजाद हो चुका है, क्लास खत्म, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। कौशिका का नेट खत्म हो गया, देख रहे हो, वो दुख है। कौशिकी सिंह का नेट खत्म हो गया भाई। टाटा बाय बाय, सब लोग जाओ। टुडे वाज द लास्ट क्लास। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो जाओ। थैंक यू निहारिका बेटा। किसी को कुछ पूछना है तो रुको, नहीं तो जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। थैंक यू सो मच बेटा पूजा कश्यप। गुड नाइट श्रद्धा शर्मा। थैंक यू बेटा सौरभ। गुड नाइट, भारत आजाद हो चुका है, सब लोग जाओ। गुड नाइट बेटा कृति। थैंक सर यू, नोट्स वेलकम। नोट्स क्या बेटा सौरभ? सर कहते ये नोट्स मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्या कह रहे हो? मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये नोट्स। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहेगा यार, उसमें देखो मैंने इसीलिए उसमें ऐसे बनाया है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तुम नोट डाउन किए होगे, इसके पढ़े होगे तो। यस सर उसको फिर वो जितने भी बहुत, तो उसको हाँ? समराइज करके इसका आंसर जो जितने भी दिए हुए वन लाइनर दिए हुए हैं, इसको हाँ? फिर आंसर मेंस के लिए कैसे बनाएंगे सर? क्या कह रहे हो? जितने जितने भी टॉपिक इसमें दिए हुए हैं सर, जिससे आप वन लाइनर जाए जाता, वन लाइनर ही है क्या वन लाइनर है सर आपका जो नोट्स है। बेटा? वो वन लाइन, वो जो ये इसमें क्या कहते हैं, जुडिशरी में जो आंसर जीएस का लिखना होता है ना, वो बहुत छोटा छोटा आंसर लिखना होता है, 150 वर्ड 200 वर्ड के आंसर नहीं लिखने होते हैं, यस सर। समझ रहे हो? तो जितना लिखना होता है उसके लिए मोर देन सफिशियंट है, ओके सर। समझ रहे हो? वो लेंदी आंसर लॉ में लिखने होते हैं, जीएस में नहीं। ओके ओके सर। ठीक है, इसीलिए वो ऐसा बनाया गया कि उसका मेन प्रोविजन क्या था, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, उसके क्या थे, ऐसे करके बनाया गया होगा, ध्यान दिया होगा तुमने तो। यस सर वही तो थोड़ा सा कंफ्यूज हाँ। कर गए थे क्योंकि इसमें ज़्यादा। नहीं कंफ्यूज होना ही नहीं है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, और चाहे जो हो जाना है। यस सर। हाँ, आकृति क्या नंबर मांग रही हो बेटा, किस चीज का नंबर मांग रही हो? अरे वो हम आप नंबर ग्रुप में देंगे ना, ग्रुप में नंबर देंगे अभी, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके सर। हाँ, चलो गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। प्रीति बेटा कुछ पूछना है? पांडे प्रीति, प्रीति पांडे जी भी चली गई हैं, सौरभ झा भी बचे हुए हैं। सौरभ बेटा कुछ पूछना है? सौरभ भी चले गए हैं। उबैद कुछ पूछना है बाबू? उबैद, उबैद कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो जाओ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।